अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फ़हाद मुनीर और आप देख रहे हैं फ़हाद मुनीर यूट्यूब चैनल। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो उस वक्त बनाई जब वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर नहीं की थी। आज उन्होंने हज़ारा सेक्शन 2 मोटरवे का इफ्तिताह किया है। तो वो तकरीर बहुत अहम है और उस तकरीर ने बहुत से नैरेटिव्स जो हैं उनको तबाह करके रख दी, उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो ये उस हवाले से वीडियो है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा वही चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी सवालात होंगे, उनके जवाब दूंगा। और मुझे पता है थंबनेल्स का इशू है, लाइट का भी इशू है। उसकी वजह ये है कि इस चैनल का जो क्रू मेंबर हूँ वो मैं अकेला हूँ अभी। तो इंशाल्लाह एक आध क्रू मेंबर और मिलता है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे नहीं आती है और इतना ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट नहीं हूँ मैं। तो इंशाल्लाह जो क्रू मेंबर अगला हम लेंगे वो कंप्यूटर लिटरेट भी होगा और उसको ग्राफिकल डिज़ाइनिंग भी आती होगी। तो इंशाल्लाह जो थंबनेल्स हैं वो अट्रैक्टिव किस्म के थंबनेल्स हम बनाएंगे और जब पोस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो थंबनेल्स भी पोस्ट करेंगे। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो भी यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। तो जैसे वीडियोस बनती हैं एज इट इज़ जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उन नैरेटिव्स की जो नैरेटिव्स सर्कुलेट कर रहे थे पिछले चंद दिनों से शहर इक़्तिदार में भी और पूरे मुल्क में भी। और एक कन्फ्यूजन सा फैला हुआ था पूरे पाकिस्तान में कि होने क्या वाला है या हो क्या रहा है। इसमें तीनों पार्टियां जो अपोजिशन की मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, दो पार्टियां वो जिनके पास असम्बली में रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी है लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है, यानी कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में गवर्नमेंट भी है। और एक पार्टी वो जिसकी असम्बली में रिप्रेजेंटेशन बहुत थोड़ी सी है लेकिन उसके पास स्ट्रीट पावर है। लोगों को बहरहाल मजहब कार्ड खेल के जैसे भी है वो निकाल लेते हैं। और इस दफ़ा उन्होंने निकाला भी आज़ादी मार्च में अपने मौलाना फजल रहमान साहब की JUI पे। अब इन तीनों जमातों ने एक नैरेटिव बना लिया पिछले चंद दिनों से, और इनके जो साथी सहाफ़ी हैं या हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये नैरेटिव तकरीबन तैयार कर दिया। पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च था उसके हवाले से एक बहुत तगड़ा नैरेटिव बनाया गया कि हुकूमत को गिरा के उठेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आजकल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप बिलावल को सुन लें, आप मौलाना फजल रहमान को सुन लें, आप एहसन इकबाल को सुन लें, क्योंकि आजकल नून लीग के ऑल इन ऑल वही हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आजकल अपने जो बाहर जाने के मामलात हैं वो तय करते फिर रहे हैं। तो ये सब एक ही बात कर रहे हैं। अगले इलेक्शंस, जल्द इंतखाबात और नेशनल डायलॉग। नून लीग कह रही है कि जी माशी टीम है हमारे पास सबसे अच्छी। ये एक ऐसी अच्छी माशी टीम है जिसने 12,000 अरब के कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा दिए अपने 5 सालों में। और ऐसी अच्छी माशी टीम है कि इसका जो कप्तान था, जो इस माशी टीम का लीडर था, वो मफरूर है पाकिस्तान से। ही इज़ डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर, यानी कि उसको पाकिस्तान की अदालतों ने मफरूर करार दिया हुआ है और वो इंग्लैंड के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्तें देता फिर रहा है। इसाक डार की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आगे अब इसमें माशी टीम पे क्या बात करूँ। तो बहरहाल बिलावल साहब पे मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि पीपल्स पार्टी की इस मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानी है, जमहूरियत के लिए इस मुल्क में बहुत सी कुर्बानी है और बहुत सी लाजवाल दास्तानें हैं। भुट्टो साहब की दास्तान सबसे लाजवाल है, बीबी शहीद की दास्तान है। उसके अलावा जो इनके वर्कर्स ने जो मारे खाई हैं और मार्शल लॉ दौर को जिस तरह रेजिस्ट किया है, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इसमें ये नहीं कि सारे करप्ट हैं। अब एक राजा परवेज अशरफ को राजा रेंटल बना दिया गया या उनके खिलाफ इस तरह की बात आ गई है, और चंद एक और हैं हामिद सईद काजमी वगैरह, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे इस तरह के हैं। इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। कमर जमान कायरा, मैं अब नाम ले रहा हूँ, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर साहब। उसके अलावा इनके पास मौला बख्श चांडियो हैं, मुर्तज़ा वहाब जो सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सईद गनी जो उनके वज़ीर भी हैं। तो ये आम से लोग हैं। सईद गनी साहब तो बहुत आम आदमी हैं, आम घरों में रहने वाले आदमी हैं। ये तो ये नहीं कि पीपल्स पार्टी कोई में सारे ही बहुत एलीट्स हैं, उनमें कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। मिडिल क्लास, नॉर्मल का मतलब ये है। तो अब जो हो रहा है,
वो ये बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब एक इंतखाबात नए होने चाहिए। तो बिलावल साहब, आप जमहूरियत की बातें करते हैं, आप जमहूरी रिवायात की बातें करते हैं, आपके जो आपका न्याल है उसने जमहूरी रिवायात के लिए अपनी जानें तक दे दी। तो ये आप एक किस्म की एक जो गैर जमहूरी तर्ज अंदाज है उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं आप? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। या तो हिर्स इक़्तिदार है, या फिर आपको अपने वालिद साहब की फ़िक्र है कि उनके खिलाफ जो केसेस है वो अब वो मैच्योर ना हो जाएं, या फिर आपको ये डर है कि आपका नाम भी चूंकि उन केसेस में आया हुआ है तो ऐसा ना हो कि आप खुद भी रगड़े जाएं। वरना इस मुल्क में एक सेटअप चल चुका है पिछले 10 साल से। दो पार्टीज हुकूमत में आई हैं। पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी आई थी, इस दफ़ा PMLN आई थी, और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया। ठीक है, वज़ीर आज़म चार चार थे इन दो अदवार में। दो वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के दौर में, और उनमें से भी एक वज़ीर आज़म को घर भेजने में नून लीग का किरदार था, यूसुफ गिलानी साहब, और दूसरे जो नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब अपने पनामा केस में फंस गए थे, उनके ऊपर करप्शन का केस था, उन्होंने जाना ही था। शाहिद खान अब्बासी साहब आए, और इन चारों में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी था तो वो शाहिद खान अब्बासी साहब थे। लेकिन उन्होंने भी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि बंदा क्या कहे। उनकी कारनामों की भी एक दास्तान है, कभी उस पर वीडियो बनाने का मौका मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अब बात करते हैं कि आज जो तकरीर की वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें उन्होंने धज्जियाँ कैसे उड़ाई इस नैरेटिव की। पहला तो उन्होंने जो स्टार्ट लिया वो उसी मंसूबे के हवाले से था। उसके बाद वो आए फजल रहमान साहब के ऊपर, और उन्होंने रज के रगड़ा उनको। आज ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज फजल रहमान साहब को उन्होंने बताया कि मैं वही इमरान खान हूँ। आज मुझे वही इमरान खान नज़र आए जो इलेक्शन से पहले वो थे। वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी ट्यून बहुत हद तक बदल गई। लोग कहते हैं कि ट्यून नहीं बदली, लेकिन ट्यून उनकी बहुत हद तक बदल गई थी। बहुत से कॉम्प्रोमाइजिंग बातें भी करने लग गए थे वो। लेकिन आज उन्होंने जो ट्यून रखी वो वही इमरान खान नज़र आए मुझे जो वो पहले थे। मौलाना फजल रहमान के बाद उन्होंने बिलावल साहब को आड़े हाथों लिया। वाइंस्टाइन वाली थ्योरी जो उन्होंने दी है कि जी बारिश आती है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है। तो उन्होंने थोड़ा इसको तंज़िया अंदाज में लिया कि इस पे आइंस्टाइन की रूह भी तड़प रही है। और बिलावल साहब को भी जो बात करते हैं एहतियात से करनी चाहिए। इस तरह की बात कम अज़ कम नहीं करनी चाहिए जिससे आप खुद लोगों की नज़रों में आपका मजाक बन जाए। और बनता है, उनकी इस बात से मजाक बनता है। ठीक है, उनकी उर्दू जो है वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उर्दू में भी बंदा ये तो देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलें आप थोड़ी गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन उस गुलाबी उर्दू में भी अल्फाज, आपका अल्फाज का चुनाव गलत होता है, लेकिन आपका जो मफहूम है उसको तो ठीक होना चाहिए। आपका तो मफहूम ही बता रहा है कि आप एक बहुत अजीब सी और बहुत अहमकाना बात कर रहे हैं। तो इससे बात की, और फिर उन्होंने ये बताया कि जनाब मैं झुकूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा हूँ, मैं डट के खड़ा रहूँगा। एक चीज़ जिस पे उन्होंने आज तक यू टर्न नहीं लिया है वो है एहतसाब। 23 साल की उनकी सियासत, डे वन से जब से उन्होंने स्टार्ट की है पार्टी, इस चीज़ पे वो कायम रहे हैं कि मैं एहतसाब करना चाहता हूँ, या एहतसाब की बात करते रहे वो। तो आज भी उन्होंने वही बात की, और उन्होंने अब एक चीज़ कह दी है कि मैं जनाब मैंने अल्लाह से वादा किया है, मैंने रसूल से वादा किया है, मैंने काबे में खड़े होकर वादा किया है, मैंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर वादा किया है कि जनाब मैं एहतसाब के अमल को नहीं रोकूंगा। जिसने इस मुल्क को लूटा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो एक तो उन्होंने ये नैरेटिव जो था ये उन्होंने बिल्ड किया हुआ था कि जी वो बैकफुट पे चलेंगे, वो बैकफुट पे नहीं गए, वो फ्रंट फुट पे आ गए। अब उन्होंने बताया जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ख़तरनाक होता है। तो वो रिएक्शन आज हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब जो हैं, आज वो उनका रिएक्शन हमें नज़र आ गया है, और वो बता रहे हैं कि भाई अब मैं मैदान में आ गया हूँ, अब मैं खुद मैदान में आ गया हूँ। इसके अलावा उनकी जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद 2 दिन की रुखसत पे चले गए थे, तो इसके वाले से भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस क्रिएट की गई थी कि जनाब पता नहीं क्या होने वाला है। बाजवा साहब ने कहीं कह दिया उनको कि जनाब इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। तो ऐसा नहीं है। वो नॉर्मल रूटीन में गए छुट्टियों पे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ आज़ाद माहौल में रह के कुछ फ़ैसले अहम करना चाह रहे हैं, और जो कर चुके हैं वो, जो ज़राए बता रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक कुछ फैसले कर चुके हैं, जिसमें से आज एक हमें नज़र भी आया कि असद उमर साहब काबीना में वापस आ गए हैं। प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पे आ गए, लेकिन वो वापस ज़रूर आ गए हैं। और असद उमर जो है वो कैबिनेट का एक अहम जुज्व है। पढ़े लिखे आदमी हैं, एक्सपीरियंस है अच्छा उनको मीशत का, एक वसी तजर्बा है, और एक हम्बल आदमी है।
पाकिस्तान के लिए उनके जो है एक उनके जज्बात वो काबिल तारीफ़ हैं। तो आज वो काबीना में वापस आ गए हैं। अब वज़ीर साहब ने एक और चीज़ का अंदिया दिया है। वो अंदिया क्या दिया है? वो अंदिया ये दिया है कि जनाब, मुझे पता है ये चीख रहे हैं, इन पे किस किस पे कितने कितने केसेस बनने वाले और कितने कितने पैसे के केसेस बनने वाले हैं। तो वो चीज़ उन्होंने बिला वजह नहीं कही है। मैंने ये चीज़ सदीक जान से सुनी थी, और सदीक जान ने ये नरेट की, जो सदीक जान नरेट करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, कि ये रियाजुल हक जो हम टीवी के रिपोर्टर हैं, ये उनकी बेसिकली स्टोरी है। सदीक जान साहब क्रेडिट देने के आदी हैं, तो आज मैं भी उनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि मैंने आपसे सुना है। तो उसमें साफ साफ ये बताया गया, जो कर्जा कमीशन है, इसके अलावा बाबर रवान भी इस पर बात कर चुके हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल है उनका, बाबर रवान ने भी इस पर बात की है। उसने बड़ी बड़ी फाइंडिंग्स की हैं, बहुत सारा मवाद इकट्ठा किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उन पे केसेस बनने वाले हैं। पता लगा कि पैसा जो है वो, जो कर्जा पाकिस्तान के नाम पे लिया गया 24,000 अरब पिछले 10 सालों में, वो कहाँ कहाँ गया है और किस किस पे लगा है। इसकी एक एग्जांपल कार के कंपनी है। कार के कंपनी और राजा जुल्करनैन हैदर, इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो करेंगे एक मौका मिला तो ये एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, डिटेल डिस्कशन इस पे चाहिए, तो इस पे फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब जो है वो जियान साहब को पता है, और ये केसेस बनेंगे इनमें। मतलब ये नहीं है कि इन केसेस को जियान साहब हवा में बातें कर रहे हैं, नहीं, केसेस बनने हैं और बहुत से लोग अंदर जाने वाले हैं, बहुत सा पैसा रिकवर होने वाला है, पाकिस्तान में बहुत पैसा आने वाला है, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स में चोर होने वाली हैं। जो ये बातें कर रहे हैं कि जी हम भेज देंगे, तो आज वजीर साहब ने ये भी कहा कि इन हाउस तब्दीली का जो एक आपने जो शौक पूरा करना है वो भी कर लो। और ये इन हाउस तब्दीली नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि नंबर्स का इशू है, नंबर्स ये जो उनके इत्तेहादी हैं उनमें से किसी को भी साथ मिला के पूरे कर सकते हैं। मसला जो असल है वो है स्ट्रीट पावर का, इनके पास नहीं है, खान साहब के पास बहुत है। और वो अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करना जानते हैं, लोग उनकी बातों से मोटिवेट हो जाते हैं। फजल रहमान साहब जो धरना लेके आए थे, उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को तो कुछ भी नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनके पास बैठने के लिए लोग नहीं थे इस्लामाबाद में। लेकिन क्या था कि जब शाम को पता होता था कि खान साहब ने तकरीर करनी है, तो लोग आते थे, क्योंकि खान साहब हवाले देते थे। आज भी उन्होंने मुशर्रफ का हवाला दिया कि जब मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दे दिया था अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, तो उसके नताइज मुल्क के लिए ख़तरनाक हुए थे। वो कहते हैं मुझे अपना इक़्तिदार प्यारा नहीं, और वाकई इमरान खान को अपना इक़्तिदार प्यारा नहीं है। ये ऐसे अल्लाह लोग हैं कि इनको वाकई अपना इक़्तिदार प्यारा नहीं है, इनको बस मुल्क प्यारा है, और ये मुल्क के लिए कुछ भी करेंगे। तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको हटा सकें। अब एक ख्वाजा आसिफ ने भी एक तकरीर की, उसके बाद एहसन इकबाल आजकल बातें कर रहे हैं, बिलावल बातें कर रहे हैं, मौलाना साहब बातें कर रहे हैं। तो जी अंपायर से नाराज़गी की बातें खान साहब की, तो ठीक है, इसमें इख्तलाफात होंगे, नवाज शरीफ के मामले में इख्तलाफात थोड़े बहुत होंगे, क्योंकि खान साहब ने अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन पहली बात तो ये कि अंपायर जो है उसका अल्टीमेट गोल पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की खुशहाली है। और अंपायर को पता है कि सियासी मामलात में ज़्यादा घुसें तो हम उनकी अपनी साख खराब होती है। और अंपायर जो है उसको ये भी पता है कि एक पब्लिक फिगर चाहिए उनको एज अ लीडर। पाकिस्तान सफारती लिहाज से बहुत पीछे चला गया था ये पीटीआई हुकूमत के आने से पहले। इस हुकूमत के आने के बाद सिर्फ एक करिश्मा है खान साहब की शख्सियत का कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से हमने जो अपना हमारा हमसाया है उसको नॉक डाउन करके रख दिया। ठीक है, कश्मीर में भी हालात इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन कश्मीर का जो इशू है इस वक्त वो पूरी दुनिया में उठ चुका है। अमेरिकन कांग्रेस में उस पर बात हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में उस पर बात हो रही है, और बड़ी ज़बरदस्त डिबेट हो रही है। इसके अलावा मुजाहरे हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो खुल के अपना नैरेटिव बयान कर रहा है। और सबसे बढ़ के जो वज़ीर साहब की यूएन जनरल असम्बली की तकरीर थी, तो वो चीखें इंडिया की भी निकली हैं, और उनको समझ आ रही है कि मामलात क्या हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप हैं, और ग्रे लिस्ट में से निकल जाना था इस दफ़ा। आपने जो ये इजलास हुआ है उनका,
लेकिन ये जो अंसारुल इस्लाम मौलाना साहब की है, इसके डंडे दिखाए गए और आपको पता है अल्टीमेटली क्या हुआ। आप ग्रे लिस्ट में अब तक हैं। इंशाल्लाह फरवरी में इंशाल्लाह जो फिर हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में चला जाएगा। जब वाइट लिस्ट में आएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पाकिस्तान में आने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। अब आते हैं मौलाना साहब की तरफ। तो मौलाना साहब पे इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, लेकिन एक जो चंद एक बातें हैं कि उन्होंने धरना दिया, उस धरने का एक छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब कंटेनर में सो भी जाया करते थे, कंटेनर की छत पे भी सो जाते थे, अकेले खड़े रहते थे और दोपहर को जो जिसे कहते हैं चंचलाती धूप में भी आए खड़े हो जाते थे मौलाना। और जब जब उन पे वो आंसू गैस की शेलिंग हुई तो वो उसमें भी बाहर आए और तकरीर की और भागे नहीं। तो 13 दिन बैठी है जीजोई पे, और इस 13 दिनों में से मौलाना साहब जो कंटेनर पे आए होंगे वो रो पीट के 36 से 40 घंटे होगा। बाकी सारा वो कभी चौधरीयों के घर पे, कभी अपने घर पे वो दावतें उड़ाते रहे। जब रात को बारिशें हुई हैं और ठंड बढ़ी है तो कारकुन थिएटर रहे थे, मौलाना तो बड़े मज़े से किसी गर्म बिस्तर में सोए हुए थे। और तब जिस शख्स को वो गालियां दे रहे थे, उस शख्स ने उन लोगों की मदद के लिए मेडिक्स भेजे, उस शख्स ने उन लोगों की मदद के लिए खेमे भेजे। सीडीए के चेयरमैन को कहा कि जाओ कि देखो उनको जो ज़रूरत है वो पूरी करके दो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे इंसान का ईमान होता है। इमरान खान एक चीज़ को अपने ईमान में शामिल कर चुके हैं कि अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, अल्लाह मुझे ताकत देगा और मैंने एहतसाब करना है। इस बात पे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यू टर्न जो नहीं लिया है, तो गैबी ताकत एक तो जो हमारे मुल्क में गैबी ताकत है जिसकी मियाँ नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, अ, लेकिन इसके अलावा एक और गैबी ताकत दी है, वो है खुदाई ताकत, अल्लाह ताला की ताकत। वज़ीर आज़म साहब ऐसी सिचुएशंस लाइफ में बहुत दफ़ा आई हैं, लेकिन वो हमेशा इनसे सुरखरू होकर निकलते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की नुसरत उनके साथ हमेशा होती है। बड़े बड़े मामलात आए हैं लेकिन वो बड़े आराम से सुरखरू होकर निकल जाते हैं। अल्लाह ताला उनको मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल लेता है। अल्लाह ताला हमेशा उनका साथ दे देता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ईमानदारी और नीयत है। जिस शख्स की नीयत नेक है तो अल्लाह ताला तो उसका साथ देगा ही फिर। और वह तो इज़्ज़ु मंतशाओ व तो ज़िल्लु मंतशाओ, कुरान ने कह दिया है। जिसको अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे और जिसको अल्लाह चाहे ज़िल्लत दे। तो आजकल नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला किसको इज़्ज़त दे रहा है, किसको ज़िल्लत दे रहा है, किसको ग्लोबल क्लाइमेट फ़ंड जो है उसका चेयरमैन बना दिया गया है, और कौन है जिसको दुनिया भर में अप्रिसिएशन मिल रही है। नीदरलैंड की क्वीन भी पाकिस्तान आने वाली हैं। इसके अलावा बरतानवी शाही जोड़ा आया था। जब वो मलेशिया गए तो वहाँ जो उनको पज़ीराई मिली, चाइना में जो पज़ीराई मिली, यूएन में जो मिली, तुर्की में जो मिली, तो ये एक पूरा एक सीरीज़ है इवेंट्स की। इसके अलावा जो एससीओ का समिट हुआ था और उसमें प्यूटन ने जो इज़्ज़त दी, मतलब ये सारी चीज़ें बता रही हैं बेसिकली कि अल्लाह ताला कुछ इस शख्स से करवाना चाहते हैं, कुछ अच्छा इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुमलिकत खुदादाद है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ इस कौम को, मुसलमान कौम को, सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, मुसलमान कौम को अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। 27 रमज़ान की रात को ये मुल्क वजूद में आया था। तो तीन चीज़ें हैं जिनका आपस में चोली दामन का साथ है, और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान। और जिस मुल्क का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तो उस पे आपने देखा इस मुल्क पे बहुत आफतें आई, लेकिन ये मुल्क खड़ा हो गया फिर से। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी मौलाना के सफ़र पे होगी, जो उन्होंने 2018 की इलेक्शन के बाद बंगला नंबर 22 से लेकर कंटेनर तक, और आजकल आजकल वो कहाँ है कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ तक किया। तो इस पे इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।